नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या होती है पढ़ लेते हैं। ऑल द प्रॉपर्टीज, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाली लाइन ब्लू कलर से लिखी हुई, ऑल द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, यानी जो नंबर्स पे डिपेंड करती हैं, नेचर पे डिपेंड नहीं करती, उनको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। हमने पढ़ा है वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। कब डिक्रीज हो जाता है? जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं। तो इस वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से कुछ प्रॉपर्टीज से कनेक्टेड हैं जिन पे फर्क पड़ता है। ठीक है, वो 4 हैं हमारी। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव से ही हमारा क्लियर है, रिलेटिव यानी किसी के रिलेटिव में देखा जाएगा। तो होता क्या है, राउट लॉ से हमने पढ़ा है वेपर प्रेशर इक्वल आता है मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये आ गया। ठीक है, फिर हमारा रिडक्शन इन वेपर प्रेशर जो हुआ, कितना कम हुआ, डेल्टा P1 मान लिया हमने। तो कैसे निकालेंगे जो हमारा वेपर प्रेशर कम हुआ? प्योर में से P1 प्रेशर कम हो गया। ठीक है, प्योर जो हमारा वेपर प्रेशर था, लाइटिंग इफेक्ट थोड़ा सही नहीं आ रहा है। ठीक है, वेपर प्रेशर जो था हमारा प्योर में से P1 माइनस हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये जब हमारा माइनस हो गया, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से रख दी, ये वैल्यू हमारी ये आई, ये हमने यहाँ पुट कर दी। इसमें से P1 नॉट कॉमन ले लिया, 1 माइनस x1 आ गया। ठीक है, अब ये 1 माइनस x1 x2 के इक्वल होगा, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन हमारा x1 प्लस x2 कितना होता है? 1। यहाँ से अगर आप x2 की वैल्यू निकालेंगे, x1 उधर जाएगा 1 माइनस x1, तो 1 माइनस x1 की जगह आप क्या रख सकते हैं? x2, ये मैंने रख दिया यहाँ पर। तो अब हमारा डेल्टा P1 जो आया, डेल्टा P1 आया इक्वल टू P1 नोट x2। यहाँ से P1 नोट नीचे चला जाएगा, x2 रह जाएगा। तो ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग है। रिलेटिव लोअरिंग, क्योंकि रिलेटिव किसके है? रिलेटिव है हमारा प्योर कंपोनेंट के। ये हमारा जो कम आया, लोअरिंग जो हुआ, लोअर यानी कम जो हुआ, वो रिलेटिव किसके है? प्योर के, प्योर कंपोनेंट के। तो रिलेटिव लोअरिंग हमारी मोल फ्रैक्शन के बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर हमारी रिलेटिव लोअरिंग आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू फिर यहाँ से हम खोल देंगे। रिलेटिव लोअरिंग कितना है? प्योर में से वेपर प्रेशर घटा रखा है, प्योर में से वेपर प्रेशर घटा रखा है, P1 नोट नीचे है x2। तो ये हमारा एक फॉर्मूला ये आ रहा है। ठीक है, या अगर हम, ठीक है, ये फिर यही लिखा हुआ है। फिर अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें, डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो मोल के सॉल्यूट के जो मोल्स होंगे वो हमारे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से बहुत कम होंगे। तो यहाँ पे जब हमने मोल फ्रैक्शन खोला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पर N2 नेगलेक्ट कर देंगे, तो N2 अपॉन N1, ये देखिए। या इसको लिख सकते हैं, अब हम जब मोल्स का फॉर्मूला खोलेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और नीचे भी इसी तरीके से, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो रिलेटिव लोअरिंग का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल इस पे आ सकते हैं। रिलेटिव लोअरिंग तो आप पता लगा ही लेंगे, प्योर में से माइनस किया वेपर प्रेशर और नीचे प्योर का रखा है, तो रिलेटिव लोअरिंग हो गई। और इधर आपको याद रखना है, ऊपर क्या आया था हमारा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट रखना तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, और नीचे फिर सॉल्वेंट का रख देंगे। एक बात ध्यान रखनी है, रिलेटिव लोअरिंग जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है मोल फ्रैक्शन के, ये याद रखिएगा। चारों ही जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएंगी वो हमारी मोलर मास के इनवर्सली आएंगी। और मोलर मास हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे टॉपिक क्या था? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मोलर मास डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ से हम मोलर मास निकाल सकते हैं। सेकंड, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हम जानते हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। और सॉल्यूशन बॉयल कब होता है या सॉल्वेंट बॉयल कब होता है? जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तब वो बॉयल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर 100 डिग्री पे बॉयल होता है। क्यों बॉयल होता है इस टेम्परेचर? क्योंकि इस टेम्परेचर पे उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 बार यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। हमने पढ़ा है कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का डिक्रीज हो जाता है जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें हम मिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 100 डिग्री सेल्सियस पर एक्वस सॉल्यूशन जो है सुक्रोज का, वो उसका वेपर प्रेशर 1.013 बार से कम हो जाता है, यानी वो बॉयल नहीं होता। इस टेम्परेचर पे भी बॉयल नहीं होता, वो उसका प्रेशर
कम हो जाता है इससे। तो अब हमें इसको बॉईल करना है सुक्रोज सॉल्यूशन को, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। जो वाटर पहले 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा था, अब उसमें जब सुक्रोज सॉल्यूशन बनाया तो वो वाटर अब बॉईल नहीं हो रहा 100 डिग्री। अब उसको बॉईल करना है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। यही तो आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि सॉल्यूशन का हमेशा बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होता है प्योर सॉल्वेंट से। ये ग्राफ यही बता रहा है, 2 लाइन है, ठीक है। ये जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का है और आगे टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट आपका सॉल्यूशन का आ रहा है। और ये लाइन ऊपर दिखा रखी है, क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर, इस लाइन पे वेपर प्रेशर और इधर टेम्परेचर है आपका। तो बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर वो सॉल्वेंट का ज़्यादा है सॉल्यूशन के कंपेयर में। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, बल्कि टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट इस यानी टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट कह लीजिए, ये सॉल्यूशन का ज़्यादा है, इसलिए ये लाइन आगे है। ठीक, इधर के डायरेक्शन में देखें तो हमने क्या देखा, डेल्टा टी बी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कितना है हमारा, टी बी। ये हमारा किसका है, ये हमारा है सॉल्यूशन का, जो हमारा ज़्यादा आया माइनस प्योर का। तो हमारा ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। एक्सपेरिमेंट से ये बात पता लगती है शोन के हमारा जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है मोलैलिटी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लेते हैं, जिसको एब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। यहाँ से हम मोलैलिटी की वैल्यू हमने खोल दी, तो यहाँ से हम मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो हेडिंग थी वो क्या थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। तो यहाँ पर हम सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, जो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो हम मोलर मास यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बात और यहाँ पे आप ध्यान रखें कि चारों ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मोलर मास आप जो डिटरमाइन करते हैं वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इन्वर्सली आता है, नीचे ही आता है। ये बढ़ाएंगे तो मोलर मास घटेगा। थैंक यू। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में जैसे हमारा वेपर प्रेशर कम होगा जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी हमारा कम हो जाएगा। तो देखिए ये ग्राफ हमारा दिखा रहा है, 3 लाइन इसमें शो की हुई हैं। लिक्विड सॉल्वेंट की लाइन सबसे ऊपर है, उसके नीचे सॉल्यूशन की लाइन है। ये नीचे क्यों आई, क्योंकि हमारा वेपर प्रेशर घट गया। ठीक है, तो हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट ये जो दिखा रखे हैं, ये पॉइंट दिखा रखे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट ये आगे है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये पीछे है। इनका जो डिफरेंस है यही हमारा क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये डेल्टा टी एफ जो इक्वल है वो है टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक है, ये हमारा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है ये समझ लीजिए, और कोई फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है यही समझ लीजिए पहले। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे आपका वेपर प्रेशर लिक्विड फेज में और सॉलिड फेज में इक्वल हो जाए, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए ये लाइन जो है कट कर ली है यहाँ पर, ये फ्रोजन सॉल्वेंट की लाइन है, यहाँ पर कट कर ली है। यानी इस पॉइंट पे ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे वेपर प्रेशर लिक्विड का भी और सॉलिड का भी सेम है। ऐसे ही यहाँ पर इस केस में बात है। ठीक है, तो हमें पता है जैसे जैसे हमारा प्रेशर और टेम्परेचर आपस में रिलेटेड है, वेपर प्रेशर घटा तो टेम्परेचर भी घट गया। तो टेम्परेचर जो हमारा घटा, ये हमारा अब जब पहले यहाँ पर हमारे दोनों फेस का टेम्परेचर, ये एक ऐसा टेम्परेचर था जिसपे दोनों फेस हमारे सेम वेपर प्रेशर में आ रहे हैं, ये पहले ये था। अब वो पॉइंट शिफ्ट हो गया क्योंकि आपका वेपर प्रेशर घट गया नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाने से, तो टेम्परेचर भी आपका घट गया। अब वो यहाँ पर दोनों सेम फेस में आ रहे हैं, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड और लिक्विड का यहाँ पर सेम हो रहा है। ठीक है, तो हमारा यही हमारा क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बाद जैसे एक्सपेरिमेंट से हमने देखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था मोलैलिटी के, इसी तरीके से हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। इस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लिया, जिसको बोलते हैं क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, ये बात इन्होंने बताई। फिर इसकी वैल्यू खोल दी हमने, इसकी मोलैलिटी की, तो हमने यहाँ से हम मोलर मास भी डिटरमाइन कर सकते हैं, और ये भी इन्वर्सली आ रहा है जैसे हमने पहले पढ़ा था। के एफ की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, आर गैस कांस्टेंट इंटू m1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू हीट ऑफ
सॉरी एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्टली निकालने को तो नहीं आती, पर ये फॉर्मूला फिर भी हम याद रख लेंगे, इसीलिए इसी तरीके से के बी का भी रख सकते हैं हम। टी वी या टी एफ जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर या हमारा बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, ये याद रखना है। प्योर सॉल्वेंट इन्होंने डेल्टा ओ टी नोट करके नहीं दिखाया, पर इसमें लिखा हुआ है प्योर। जब हम क्वेश्चन करेंगे जब समझ लेंगे प्योर सॉल्वेंट का है ये। ठीक है, इसी तरीके से एक चीज़ और नोट करने वाली, इसमें के एफ और के बी जो वैल्यू हैं ये डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे इनकी वैल्यू डिपेंड करती है, यानी अलग अलग सॉल्वेंट के लिए इनकी वैल्यू अलग आती हैं। इसके बाद ओस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसे पढ़ने से पहले एसपीएम पढ़ लेते हैं। एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये वो मेम्ब्रेन है जो कंटिन्यूस शीट तो रहती है, पर इसमें छोटे छोटे नेटवर्क जो हैं, मतलब होल्स रहते हैं, पोर्स रहते हैं। इसके अंदर से सॉल्वेंट तो पास हो सकता है, पर सॉल्यूट जिसका पार्टिकल्स बड़े हों वो पास नहीं हो सकता। एसपीएम बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। इस एसपीएम के थ्रू जो हमारे सॉल्वेंट पास होंगे सॉल्यूशन की तरफ, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाते हैं उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ बुक में देख लीजिए, बुक में क्लियरली समझ में आएगा। ये हमारा जो है, इससे इधर एसपीएम के थ्रू इधर सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करेंगे, तो ये पाई जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसको रोकने के लिए हम लगाते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, क्लियरली डिफाइन कर रखा है इन्होंने यहाँ पर। अब दो बात नोट करने की हैं। एक तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और कंसंट्रेशन जो देखनी है हमें वो सॉल्यूट की देखनी है। वैसे भी हम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन देखते हैं, सॉल्वेंट की नहीं। इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये नंबर पे डिपेंड करती है सॉल्यूट के, उनकी आइडेंटिटी या नेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से हमने दिखाया है, ये इसका फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी हमारा यहाँ पर मोलैरिटी को सी से दिखा रखा है, आर गैस कांस्टेंट और टी हमारा टेम्परेचर है। सी की अगर हम मोलैरिटी को एक्सपेंड कर दें, इसको मतलब और खोल के लिखें तो N2/V लिख सकते हैं मोलैरिटी को। वॉल्यूम है V, वॉल्यूम इन लीटर, N2 हमारा मोल्स है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें फिर मोल्स की N की वैल्यू इन्होंने खोल दी, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो हमारा क्या मोलैरिटी निकाल सकते हैं हम इससे। तो नोट इन्होंने दिया है कि ये जो हम ऑस्मोटिक प्रेशर जो यूज़ करते हैं मोलैरिटी निकालने के लिए, ये और मेथड से एडवांटेज है हमारा और मेथड पे, क्योंकि और जितने भी मेथड हमने 3 पढ़े हैं मोलर मास निकालने के लिए वो मोलैरिटी पर डिपेंड करते थे, और ये हमारा डिपेंड करता है किस पर? मोलैरिटी पर। तो उससे होता क्या है, एज़ कम्पेयर टू अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड लार्ज आता है इसका, हमारा मैग्नीट्यूड इज लार्ज इवन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब अच्छा खासा हम इससे हमारा मोलर मास ईजिली निकल जाता है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी। ठीक है, बस ये इन्होंने यहाँ पे बताया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर, 2 सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें 2 सॉल्यूशन ऐसे हों जिनमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो, उसको बोलते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसमें ऑस्मोसिस नहीं होता। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये तो आइसोटोनिक पढ़ लिया। इसके बाद एक एग्जांपल दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल इज इक्विवेलेंट टू 0.9 मास पर वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कॉल्ड नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन एंड इज सेफ फॉर इंजेक्ट इंट्रावेनस। यानी हमारी ब्लड की जो इन्होंने बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर है ब्लड सेल से वो है 0.9% मास पर वॉल्यूम, नॉर्मल सलाइन के इक्वल है वो हमारा। मतलब नॉर्मल सलाइन जो है वो हमारा 0.9 मास पर वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड है, और हमारे ब्लड प्लाज्मा की भी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम है।
ये हमारा सेफ रहता है इंट्रावेनसली को इंजेक्ट करने के लिए, यानी इंजेक्शन जो लगाना है हमें वीन्स के थ्रू, यानी नसों के थ्रू जो लगाना है हमें। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम देखें, इफ़ वी प्लेस द सेल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9, अगर हमने सेल्स को इस सॉल्यूशन में रख दिया जिसकी कंसंट्रेशन 0.9 से ज़्यादा है, तो वाटर किधर को फ्लो होगा, हमारी सेल्स से बाहर निकल आएगा और सेल श्रिंक हो जाएंगी। इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक यानी 0.9 से ज़्यादा। और अगर ऐसे में रख दिया सेल्स को जिसकी कंसंट्रेशन 0.9 से हमारी कम है, तो क्या होगा, सेल के अंदर पानी चला जाएगा और वो स्वेल कर जाएंगी। एडेमा क्या है, एडेमा है वाटर रिटेंशन, जो मतलब साल्टी फूड ज़्यादा खाते हैं उनमें क्या होगा, सेल्स टिश्यू और सेल्स में क्या होगा, उनके वो स्वेलिंग आ जाएगी, क्योंकि पानी अंदर की तरफ मूव करेगा सेल में। इसको बोलते हैं, इस स्वेलनेस को बोलते हैं, स्वेलिंग को एडेमा बोलते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस और वाटर प्योरीफिकेशन, ये क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस जब होता है जब आप क्या करें, ज़्यादा प्रेशर लगा दें ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो हमारा जो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशन में ही लगाएंगे आप प्रेशर। ये हमारा काम आता है डिसैलिनेशन करने में, मतलब वाटर प्योरीफाई करने में। जो सेलाइन वाटर है, सी का वाटर है, उसको प्योरीफाई करने में। ये देखिए दिखा रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो हमारा जो साल्टी वाटर था उसमें से प्योर वाटर वापस मूव कर गया। वैसे यहाँ पे सॉल्वेंट प्योर वाटर ही था, इसमें से भी हमने पानी निकाल दिया, वो इधर को मूव कर गया हमारा। ये रिवर्स ऑस्मोसिस है। कुछ कंट्रीज में ये यूज़ भी हो रहा है, यहाँ पे लिख रखा है हमने। इसके बाद ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं एग्जाम्पल 2.9, ये भी देख लेते हैं एक बार हम क्या है। देखिए इसमें पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर हमें दे रखा है, यूरिया का मास दे रखा है, वेपर कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड रिलेटिव लोअरिंग, ये निकालना है। तो हमने क्या किया, हमने सीधा सबसे पहले, और राउट लो से ये हमें पता था, ये राउट लो लगाया हमने, P1 इज इक्वल टू x1 P1 नोट उसने हमें गिवन दिया हुआ था, और x1 हमने यहाँ से मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, मोल्स निकाल लिए पहले हमने भाई वाटर जो गिवन था, और मोलर मास वाटर का। इसी तरीके से गिवन मास ऑफ यूरिया, मोलर मास ऑफ यूरिया निकाल के, तो हमने क्या करा, हमने निकाल लिया ये फॉर्मूला लगा के मोल फ्रैक्शन x1 निकाल लिया यहाँ से, और ये वैल्यू पुट करके ये आ गया हमारा P1। और रिलेटिव लोअरिंग निकालनी है। रिलेटिव लोअरिंग कैसे निकालेंगे, ये P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट, ये हमने वैल्यू पुट करी, हमारा 0.017 आ गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट, ये दे रखा है हमें, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडिड, ये पूछा है हाँ कितनी सुक्रोज ऐड करेंगे हम। ठीक है, बॉयल इट 100 डिग्री। तो इसमें प्रेशर का तो ज़्यादा यूज़ है नहीं, हमने फॉर्मूला लगाया इसमें कौन सा, सबसे पहले डेल्टा टी भी 100 माइनस, ये हमारा डेल्टा टी भी आ गया। के बी जो वाटर के लिए होता है वो 0.52 होता है, ये गिवन रहेगा क्वेश्चंस में अगर आएगा हमारा। वैसे वाटर के लिए के बी आज भी रख सकते हैं हम, 0.52 होता है। ये हमने मोलेलिटी का फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला लगाया हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी इंटू एम जो है ना। तो मोलेलिटी कैसे निकालेंगे, मोलेलिटी क्या होती है, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि हमें निकालना है अपन, मोलर मास सुक्रोज का 342 है। ठीक है, और 500 हमें वाटर का गिवन है, और 1000 में रख लिया। ये वैल्यू पुट करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी हमने 121.67 ग्राम। तीसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड निकालना है, टू बी डिसॉल्व इन 75 एसिटिक लोअर मेल्टिंग पॉइंट इतना। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें गिवन जो वैल्यूज थी वह हमने रख ली। ये तीसरा हमारा फ्रीजिंग पॉइंट वाले पे हमारा क्वेश्चन है। तो हमें क्या क्या डेल्टा TF दे रखा है भाई हमारा, इसको हमें डिग्री सेल्सियस और केल्विन में बराबर होगा। क्यों, क्योंकि लोअर इन मेल्टिंग पॉइंट है ना, ये तो डिफरेंस है, ये तो इतना ही। आप केल्विन से अगर आप इस डिग्री से केल्विन में चेंज करेंगे तब भी इतना ही आएगा, ये कह रहा हूँ मैं, ये इतना ही आएगा। और आप मतलब, और फिर क्या था, हमने मोल फ्रैक्शन को खोल, हमने क्या करा, मोलेलिटी को खोल दिया, KF की वैल्यू दे रखी है, KF की वैल्यू यहाँ रखी है, और मोलेलिटी को खोल दिया। यहाँ से हमने क्या करा, W कैलकुलेट कर लिया, मोलर मास यहाँ से निकाल लिया था, W हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी मास ऑफ सॉल्यूट।
इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या क्या है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, ये वैल्यूज़ गिवन है, तो सारी वैल्यूज़ हमें उसने ऑलमोस्ट गिवन कर रखी हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, वैल्यू पुट करी सारी जितनी भी वैल्यूज़ थी। आर की वैल्यू रखी 8.314 इंटू 10⁻3, ठीक है। पास्कल में आंसर लाना है हमें इसका, तो हमने ये वैल्यू पुट करी। टी हमने केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 जोड़ दिया और सारी वैल्यू पुट करके ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा है एबनॉर्मल मोलर मास। मोलर मास दैट इज आइदर लोअर और हायर देन एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यू, जो ज़्यादा है या कम है एक्सपेक्टेड वैल्यू या नॉर्मल वैल्यू से, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। जैसे यहाँ समझिए KCl है, KCl का वेट है 74.5, ठीक है। KCl को जब डिसोल्व किया 1 मोल को, तो उसके 2 आयन बन गए K और Cl, और हमें पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड होती है नंबर्स पर। तो 1 मोल से 2 मोल हमारे, भाई 1 मोल K का बन के आएगा और 1 Cl का बन के आएगा, तो 2 मोल आ गए। तो हमारा इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट जो आया वो 2 मोलैलिटी कितनी हो गई भाई, 1 मोल से कितना 2 मोल बन गए अब हमारे, ठीक है। 2 मोल पर केजी, तो मोलैलिटी कितनी हो गई, नंबर ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, तो 2 इंटू, और ये हमारा क्या है Kb की वैल्यू है, तो हमारा डबल। तो देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डबल हो रही है। तो जब वो डबल हो रही है तो इस फॉर्मूले से जो हमारा फॉर्मूला है ये यहाँ पे रखी जाएगी, तो मोलर मास क्या आएगा, हाफ आएगा। तो हमारा जो कैलकुलेटेड मोलर मास आ रहा है एक्सपेरिमेंटली जो निकाल रहे हैं वो आ रहा है 37.25 और होना कितना चाहिए था 74.5। तो एक रूल सामने आया, जब भी डिसोसिएशन होगा तो डिटरमाइन मोलर मास हमेशा लोअर आएगा। इसी तरीके से अगर हम एसोसिएशन की बात करें, 2 मॉलिक्यूल मिलके एक बना रहे हैं, ये डाइमर बन गया है, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो इससे जब हम मोलर मास निकालेंगे वो हमारा ट्वाइस आ रहा है, डबल आ रहा है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। सच अ मोलर मास एदर लोअर और हायर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसे एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं। इसके बाद वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या है हमारा, टू अकाउंट द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, कितना डिसोशिएट या एसोसिएट हो रहा है उसको बोलते हैं हम वांट ऑफ फैक्टर। 100% तो ज़्यादातर होता ही नहीं है एसोसिएट या डिसोशिएट। तो ये आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो आई वांट ऑफ फैक्टर है, ये वाला फॉर्मूला इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अच्छा है, मतलब यूज़ भी होगा, वैसे तो ये भी यूज़ होंगे, पर ये वाले से आप आसानी से समझ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद जितने भी मोल्स हमारे आए पार्टिकल्स के अपॉन उसके पहले जितने थे उसको बोलते हैं क्या, वांट ऑफ फैक्टर। दूसरा फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, या ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, यहाँ पे देखिए सारे ही जितने भी हमारे फॉर्मूले थे उनमें आई इंट्रोड्यूस हो जाएगा, आई आ जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब ठीक है। ये हमारी मॉडिफाई हो गई चारों इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, फॉर एग्जाम्पल एक बात ये ध्यान रखनी है आपको, फॉर डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी और एसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, ठीक है। ये एक बात यहाँ पे हाईलाइट कर रखी है, मैंने अंडरलाइन कर रखी है, ये भी देख लीजिए। एबनॉर्मल मोलर मास इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन मास एंड ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। लास्ट टॉपिक है वांट ऑफ फैक्टर टू अकाउंट फॉर एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, या ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। या तीसरा जो है ये फॉर्मूले दे रखे हैं, याद रखना है आपको आई के, ठीक है, मतलब कितना एक्सटेंट तक वो डिसोशिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है इसके हिसाब से। तीसरा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। आई की वैल्यू देखिए, डिसोसिएशन के बाद पार्टिकल्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है, टूट गया क्योंकि वो, तो आई की वैल्यू देखिए 1 से ज़्यादा आ रही है, और एसोसिएशन में पार्टिकल्स कम हो जाते हैं तो आई की वैल्यू 1 से कम आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं वांट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस होने के बाद कोलिगेटिव में, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई इंट्रोड्यूस हो गया इनमें सब में, ठीक है।
इसके बाद एक बात ये याद रखनी है, लास्ट बात है, ऑन डाइल्यूशन आई इंक्रीजेज। जैसे जैसे आप डाइल्यूट करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0.1 मोल है, 0.01, 0.001, जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जा रहे हैं आई की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है और कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए पूरी एग्जैक्ट आ जाती है। जैसे यहाँ पे बात करें KCl 2 आयंस में टूटेगा तो कंप्लीट डिसोसिएशन अगर हो रहा है तो 2 आ गई है वैल्यू। इसी तरीके से इसकी भी 2 आ गई, इसकी भी 2 आ गई, और K2SO4 की 2 K के हो गए, एक SO4 का हो गया तो 3 आ गई है। थैंक यू।